गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे तो आप लोगों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर हम लोग ये रिवीजन क्लासेज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन का क्लासेज में हम लोगों ने शुरू किया था एफोरिज्म 1 से। ठीक है, मिशन ऑफ फिजिशियन, उसके बाद हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, उसके बाद नॉलेज ऑफ फिजिशियन, उसके बाद जैसे जैसे करके आए हम लोग इधर आए। तो हम लोगों ने मेडिसिन के बारे में जाना कि मेडिसिन के क्यूरेटिव इफेक्ट को हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, 20 एफोरिज्म 20 और 21 में हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 20 में क्लियर कर लिया कि रीजनिंग से हम लोग नहीं जान सकते हैं। और एफोरिज्म 21 में जब आए, एफोरिज्म 21 में आए तो वहाँ क्लियर किए कि इसको जानने के लिए हम लोग को प्रूविंग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एफोरिज्म 21 में ये पता कर लिए कि मेडिसिन की इफेक्ट कैसे जाने। तब एफोरिज्म 22 में हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा आपस अपने से कि भाई यूज़ कैसे करेंगे। मेडिसिन का तो इफेक्ट हमको पता चल गया, मेडिसिन का ये इफेक्ट है, बट इस इफेक्ट को हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई। सो 22 में ये प्रश्न उठाया। फिर 23 में आए, 23 में हमने जो दो मेथड्स था, 22 में दो मेथड्स था, सिमिलर और अपोजिट, उसका बात किया। और 23 में हमने अपोजिट के बारे में डिस्कशन किया। और फिर हम लोगों ने अपोजिट को डिस्कार्ड कर दिया। आई थिंक आप लोग एंटीपैथी के बारे में पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बोला था, आप लोग जाके बढ़िया से पढ़े होंगे। ठीक है, एंटीपैथी में मेनली क्या क्या एंटीपैथी के सिनोनिम्स हैं ये जानना जरूरी है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। ठीक है, वन साइडेड प्रोसीड्यूर करके पूछ देगा कि व्हाट मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड प्रोसीड्यूर। एंटीपैथी, होम्योपैथी, आइसोपैथी, ऐसे करके लिख दे। नहीं पता है तो आप आँख मूंद के चले जाइएगा, मार दीजिएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर पूछता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछता है, पूछ दिया, तो आपको लगेगा कि यार होम्योपैथी में तो हम लोग सिम्टम्स लेके करते हैं, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। नहीं बाबा, होम्योपैथी में सिम्टम्स लेके करते हैं, एंटीपैथी में एक सिम्टम पकड़ के करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंटीपैथी को बोले हैं मेडिसिन। ठीक है, सो एकदम यहाँ पे आप लोग क्लियर रहिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। कंफ्यूजन माने अगर पीजी एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं, स्टेट पीएससी दे रहे हैं, और कंफ्यूजन में अगर गलती कर रहे हैं, मीन्स आप अपने सामने वाले को जस्ट अपना रिजल्ट दे रहे हैं। सो अपने को किसी को रिजल्ट नहीं देना, अपने किसी को फेवर नहीं देना है, अपने को पास करना है। दैट्स वाई अपने को क्लियर होना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब एंटीपैथी। ओके, सो एफोरिज्म 22 में हमने बात किया सिमिलर और अपोजिट का, और एफोरिज्म 23 में हमने एंटीपैथी का बात करके एंटीपैथी को डिस्कार्ड कर दिया कि हम एंटीपैथी यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बैड इफेक्ट्स है। क्या बैड इफेक्ट्स है? इसमें सेकेंडरी काउंटर एक्शन होता है जो कि एक्सेसिव वायलेंट होता है। जो ग्राफ हम लोगों ने ये किया था, ड्रॉ किया था, लिखा था, एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत सारे जानते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ऑलरेडी कल बहुत डिस्कस कर चुके हैं। सो एफोरिज्म 23 के बारे में हम कोई डिस्कशन अब फर्दर नहीं करने जा रहे हैं आज। ठीक है, हाँ एक चीज़ जरूर फिर से याद दिलाऊंगा, एफोरिज्म 67 फुटनोट वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एंटीपैथी क्या एप्लीकेशन कहाँ है, एंटीपैथी यूज कहाँ करना है ये हमको पता होना चाहिए। एंटीपैथी का एप्लीकेशन कहाँ है, एंटीपैथी कहाँ यूज करना है ये हमको पता होना चाहिए। ये पता निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में या इंटरव्यूज में, अगर कोई पूछता है कि एंटीपैथी का क्या यूज है, होम्योपैथी में हैनमैन ने तो एंटीपैथी को बहुत ही मतलब कंडेम किया है। एंटीपैथी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अगर बोल दीजिएगा कि नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपको क्या बोलना चाहिए? एंटीपैथी जुडिशियसली करना चाहिए। देन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा जुडिशियसली किया जाएगा, मतलब क्या होगा? वो मतलब सर 67 फुटनोट में जो हैनमैन बोले हैं, ठीक है, सडन ड्राउनिंग के केस में, इलेक्ट्रोकशन के केस में, जहाँ पे सिमिलर मेडिसिन को एक्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है,
वहाँ पे अगर आप एंटीपैथी यूज कर रहे हैं देन इट विल बी यूजफुल, इट विल बी वंडरफुल। अदरवाइज आपको एंटीपैथी मतलब यूज नहीं करना चाहिए। सो दिस विल बी द कंप्लीट आंसर। होम्योपैथी के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है, बट हम लोग सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। जहाँ हो एंटीपैथी का जरूरत होगा वहाँ एंटीपैथी करेंगे, जहाँ होम्योपैथी का जरूरत होगा वहाँ होम्योपैथी करेंगे। वो लिखा नहीं गया है, हम लोग स्कूल में पढ़े थे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ जिसका जरूरत होगा वहाँ उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग भी एग्जाम्पल साइट किए थे कि सेम प्लेन में काम करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेन में नहीं। किलोमीटर को किलोमीटर से या मीटर से या लाइट ईयर से जोड़ सकते हैं, किलोमीटर को घंटा से नहीं जोड़ सकते हैं या किलोग्राम से नहीं जोड़ सकते हैं। सो जहाँ जिसका ज़रूरत है वहाँ उसका जुडिशियस इस्तेमाल करना है। यही एक प्रैक्टिशनर ऑफ जुडिशियस प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और यही हमारा पेशेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके लिए बेस्ट है वो करे। तो एफोरिज्म 23 के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया। नाउ लेट अस कम टू द एफोरिज्म 24। ऑब्वियसली जब हम एंटीपैथी को एफोरिज्म 23 में जो एंटीपैथी था इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो जो बचा वो क्या बचा, होम्योपैथी बचा। सो एफोरिज्म 24 में हम लोग होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं। होम्योपैथी माने सिमिलर, ठीक है। जो हम लोग एफोरिज्म 22 में क्वेश्चन राइज किए थे सिमिलर या अपोजिट, तो एफोरिज्म 24 में हम लोग यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहे हैं। 23 में अपोजिट को हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो किसको लेंगे, तो एग्जामिन करते हैं एफोरिज्म 24 को में होम्योपैथी के बारे में क्या बोल रहे हैं। एफोरिज्म 24 का एक हम लोग रीडिंग देखते हैं। देयर रिमेन्स देयरफॉर नो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन। अब कुछ दूसरा मेथड नहीं बचा। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एलोपैथी के बारे में, उसको मतलब कंडेम कर चुके हैं, और 23 में हम लोग एंटीपैथी के बारे में बात कर लिया, ठीक है। एलोपैथी माने नो रिलेशनशिप, मेडिसिन में और डिजीज में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज कॉल्ड एलोपैथी। तो उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया, उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने 23 में डिस्कस कर लिया एंटीपैथी। अब बचा होम्योपैथी, क्योंकि आप किसी डिजीज में मेडिसिन को 3 ही तरीके से यूज कर सकते हैं और चौथा कोई तरीका नहीं हो सकता। या तो मेडिसिन और डिजीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, या फिर रिलेशन हो, ठीक है। अगर कोई रिलेशन नहीं हो तो ये हो गया एलोपैथी, नो रिलेशन, ठीक है। मेडिसिन और डिजीज के बीच में नो रिलेशन इज एलोपैथी। अगर रिलेशन है तो 2 टाइप का रिलेशन हो सकता है, या तो सिमिलर होगा, सिमिलर को तो हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक, या तो अपोजिट होगा या सिमिलर होगा। अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बचा क्या, सिमिलर माने होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, वही बोल रहे हैं। देयर रिमेन्स देयरफॉर नो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेस दैट प्रोमिसेस to be of service besides the homeopathy, by means of which we seek for the totality of symptoms of the case of disease a medicine which among all medicines under bracket whose pathogenetic effects are known from having been tested in healthy individual has the power and the tendency to produce an artificial morbid state most similar to that of the case of disease in
क्वेश्चन। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोगों को कि हम लोगों को एंटीपैथी देख लिए, कुछ नहीं हुआ। एलोपैथी नहीं कर सकते बाबा। होम्योपैथी, यही एक रास्ता बचा हुआ है। होम्योपैथी में कैसा मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, जो कि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करता है, सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करता है डिजीज के सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। ऐसा ही मेडिसिन हम लोग होम्योपैथी में यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये मेडिसिन देते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट पैदा करेगा। वो मॉर्बिड स्टेट कैसा होगा, जो डिजीज है उसके जैसा होगा, और तब ये क्योर करेगा, ठीक है। यही हमारे पास द ओनली वे है। तो पूछता है क्वेश्चन कभी कि कहाँ लिखा है ओनली वे इज होम्योपैथी, एफोरिज्म 24 में पूछता है कि कहाँ लिखा है एंटीपैथी, एफोरिज्म 23 में पूछता है कहाँ लिखा है कि सिमिलर करें कि अपोजिट करें, तो एफोरिज्म 22 में पूछता है कि ड्रग प्रूफिंग के बारे में कहाँ लिखा है, तो हमको ऑलरेडी याद है कि 104 to 145 है। बट एफोरिज्म 21 में भी तो यहाँ बोल रहे हैं कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देके ही मेडिसिन के इफेक्ट को जाना जा सकता है। एफोरिज्म 3 में भी तो बोले हैं नॉलेज ऑफ मेडिसिन। सो अपने को रिफरेंस को कलेक्ट करके रखना होगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहाँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग बात कर लिए एफोरिज्म 24 के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग एफोरिज्म 25 में क्या लिखा है। एफोरिज्म 25 में लिख रहा है, नाउ हाउएवर इन ऑल केयरफुल ट्रायल्स प्योर एक्सपीरियंस के नीचे एक फुटनोट दिया है जिसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। यहाँ प्योर एक्सपीरियंस के क्या मीन करते हैं, ठीक है। यहाँ प्योर एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, आई डू नॉट मीन टू सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विच ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर ऑफ द ओल्ड स्कूल बोस्ट आफ्टर दे हैव फॉर years worked away with a lot of complex prescriptions on a number of diseases which they never carefully investigated, but which, faithful to the tenets of their school, they considered as already described in works of systemic pathology, and dreamed that they could detect in them some imaginary morbific matter, or ascribed to them some other hypothetical internal abnormality. They always saw something in them, but knew not what it was they saw, and they got results from complex forces acting on unknown objects, and that no human being, but only a God could have unraveled, results of which nothing can be learned, no experience gained. 50 years experience of this sort is like 50 years of looking into kaleidoscope filled with unknown colored objects and perpetually turning round thousands of ever changing figures and no accounting for them. कुछ याद आया? नहीं? कोशिश करो। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी का फर्स्ट पैराग्राफ, नॉट इंट्रोडक्शन बाय जेम्स क्रॉस का फर्स्ट पैराग्राफ। यही बोले हैं कि नए नए सिस्टम बनते जाते हैं, नए नए लोग आते हैं और नया नया सलूफा छोड़ते हैं। ऐसा सिर्फ एलोपैथी के साथ ही नहीं है, ऐसा सिर्फ एलोपैथी के साथ ही नहीं, होम्योपैथी के साथ भी है। आप देखिए, हैनीमैन ने एक होम्योपैथी दिया,
केवल होम्योपैथी। अभी आज देखिए, कोई क्लासिकल होम्योपैथी करता है, कोई इंडक्टिव होम्योपैथी करता है, कोई डिडक्टिव होम्योपैथी करता है, कोई द अदर सॉन्ग गाता है, पता नहीं ये क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी हो, बट ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी इज taught by Hahnemann in Organon of Medicine and Chronic Disease and his writings। और होम्योपैथी को हमको होम्योपैथी की तरह करना है, जस्ट होम्योपैथी करना है, हमको क्लासिकल नहीं करना है, हमको मॉडर्न नहीं करना है। हमको कुछ लोग आजकल एक और नया चल रहा है कि मोलिकुलर मेडिसिन कर रहे हैं, इसको ये नहीं करना है, हमको होम्योपैथी करना है एज हैनीमैन ने कहा है। ठीक है, जैसा कि हैनीमैन ने कहा, जैसा कि होम्योपैथी की राइटिंग्स में लिखा गया। सो हम लोग एफोरिज्म 25 पढ़ रहे थे, और यहाँ पे फुटनोट में जिक्र किया गया है कि एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं वो क्लेडोस्कोप में 50 साल देखे, फिर भी उनको कोई उसका आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आभास नहीं होगा। ईवर चेंजिंग होगा, ईवर चेंजिंग फीचर डिजीज का होगा, और ईवर अगर चेंजिंग फिगर होगा तो रोज रोज नया नया ट्रीटमेंट निकलेगा, और फिर उस ट्रीटमेंट को डिस्कार्ड किया जा सकेगा। जो उन लोगों का क्लिनिकल ट्रायल का मेथड है एलोपैथ्स का, लगभग शुरुआत में 400 से 500 मेडिसिन और वैक्सीन को वो लोग आज तक डिस्कार्ड कर चुके हैं। पहले बोले कि ये ठीक है, बाद में बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, पता नहीं कौन सही था। सो ये प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हम लोग एफोरिज्म 2 पढ़े थे, उसको ध्यान देना होगा कि ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का सिस्टम प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल बेस्ड होता तो ये समस्याएं नहीं होती। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? 2 ही प्रिंसिपल है, हम लोग पता है, या तो सिमिलिया या कॉन्ट्रेरिया। सो ये अगर प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होगा, हेल्थ का डायनेमिक्स नहीं समझ रहे हैं, हेल्थ कैसे एक्ट करता है, डिजीज कैसे एक्ट करता है, इसको नहीं समझ के जस्ट सीधे बाहर से अंदाज़ा करके एक्सपीरियंस को ये करके मेडिसिन दीजिएगा, तो दैट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसा ही होगा। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है साइंस को, फैक्ट को कंफर्म करता है। ठीक है, सो एफोरिज्म 25 में हम लोग आगे पढ़ते हैं। नाउ हाउएवर इन all careful trials, pure experience, the sole infallible oracle of the healing art teaches us that actually the medicine which in the greatest number of symptoms similar to those observable in case of diseases under treatment does also indulge to suitable potency and attenuation rapidly, radically, and permanently removes the totality of symptoms of this morbid state. That is to say, the whole disease present and change it into health, and that all medicines cure without exception those diseases whose symptoms most nearly resemble their own and leaves none of them uncured. सो ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर है कि जो मेडिसिन्स हैं ये हमारे सिमिलर मैनर में यूज करने पे ही